बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। मैं कोटि नमन प्रणाम। तो भैया नाटक शुरू करने से पहले एक बात तो बताना जरूरी है। जब संदेशा आ गया है कैसे? अरे जागो जागो भारतवासी, जागो गांव के लाल, संदेशा आ गया है, संदेशा आ गया है। हम लोगों ने ऊर्जा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन ला दिया है। 2014 ने अब ऐसी स्थिति ला दी है कि जितनी भी मांग होती है उतना हम बिजली सप्लाई करते हैं। अगर कहीं पर डिस्ट्रप्शन होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कमजोरी के कारण होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, आपके नेतृत्व में हमने पिछले 8 वर्षों में 1,69,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ी और उसको पूरे देश में ले जाने के लिए हम लोगों ने 1,66,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई और आज के दिन में हमारा ट्रांसमिशन लाइन एकीकृत ट्रांसमिशन लाइन है, वन नेशन वन ग्रिड, दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत ट्रांसमिशन लाइन हो गया। तो अब हम बिजली जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा की क्षमता स्थापित कर दी। हमारी स्थापित क्षमता 4,03,000 मेगावाट हो गई। इसी प्रकार हम लोगों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके पिछले 5-6 वर्षों में 2,02,000 करोड़ रुपए के खर्च करके करीब 2,900 नए सब स्टेशन बनाए। 3,900 सब स्टेशन का हम लोगों ने उत्क्रमण किया। करीब 6.5 लाख सर्किट किलोमीटर हमने एलटी लाइन बिछाए, 2.5 लाख सर्किट किलोमीटर हमने एचटी लाइन बिछाया।
1,12,000 सर्किल किलोमीटर हमने एग्रीकल्चर फिगर्स बिछाए, करीब 6.5 लाख ट्रांसफार्मर नए लगाए, और इसी कारण अब बिजली की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में औसत 12.5 घंटे थी 2015 में, आज 22.5 घंटे हो गई। और यह उपलब्धता हम लोग सबकी उपलब्धता है, प्रधानमंत्री को, राज्यों के लिए और हमारे, तो हम लोग सब मिलकर के आज इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, ये हम लोगों ने अपने आयोजन में विचार यह भी किया कि 2047 में हम कैसा भारत देखना चाहते हैं और उसकी ऊर्जा व्यवस्था कैसी होगी, इसके बारे में भी हम लोगों ने चिंतन किया है। और उसके अनुसार, उस चिंतन के अनुसार अपने ऊर्जा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री महोदय, हम लोग सब आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, पूरा ऊर्जा परिवार, कि आपने 3 लाख करोड़ की परियोजना स्वीकृत की है प्रधानमंत्री महोदय, जो कि आज आप लॉन्च करेंगे, ताकि हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को फर्दर रिवैम्प कर सके, कहीं पर उसके बाद फिर कोई भी ये गैप नहीं रह जाएगा। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री महोदय, आज आप लॉन्च करेंगे ये रूफटॉप का एक नया स्कीम, जिसको कि हम लोग जनता की सुविधा के लिए हम लोगों ने एकीकृत पोर्टल बना दिया है। जनता को अपने यहाँ रूफटॉप लगाने के लिए कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा, किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, पोर्टल है वो खोलेंगे, वहीं पर अपना एप्लीकेशन डाल देंगे। 11 माननीय मुख्यमंत्रीगण आज उपस्थित है प्रधानमंत्री महोदय, 3 माननीय उप मुख्यमंत्रीगण उपस्थित है, 5 केंद्रीय मंत्री उपस्थित है, 3 लेफ्टिनेंट। इसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। अब मुझे खुशी हुई कि बिजली उत्सव का जो आपने रिपोर्ट किया, इतने स्थानों पर एक कार्यक्रम हुए, मेरे लिए बहुत संतोष का विषय है कि बीते वर्षों में हमने ऊर्जा के क्षेत्र में पिछली बहुत सी कमियों को दूर कर पावर सेक्टर को मजबूती दी। अब जैसे हमारे मंत्री जी भी बता रहे थे, कितना कुछ किया गया। आपको याद होगा, आजादी के 70 साल बाद भी 18,000 गांवों तक बिजली नहीं पहुंचे। आज के नए भारत में गांव-गांव में लोग बिजली का उत्पादन कर सके, इस दिशा में काम हो रहा है। कुसुम जैसी योजनाओं से हमारे किसान अन्नदाता भी हैं, ऊर्जादाता भी बन रहे हैं, अपनी आय बढ़ा रहे हैं। इस यात्रा के साथी सहभागी के तौर पर आप सभी हमारे साथ हैं। तो मुझे बताया गया कि मुझे आप में से कुछ लोगों से बात करने का मौका मिलेगा। मैं चाहूंगा कि जरा मुझे बताएं, पहले किससे बात करनी है मुझे? श्रीमन, पहले हम लोग चलते हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में, जहां श्री हंसराज सर आपसे बात करने के लिए उत्सुक हैं। वो पीएम कुसुम के लाभार्थी हैं, मंडी हिमाचल प्रदेश। हंसराज जी नमस्ते। नमस्कार सर। हंसराज जी, मंडी वाले मिल जाए तो सेपू बड़ी याद आ जाती है। जी सर। अच्छा हंसराज जी, जरा बताइए अपने विषय में और किस योजना का आपको लाभ मिला है। सर, मेरा नाम हंसराज, गांव लुणू, पंचायत परतो, जिला सुंदरनगर का, जिला मंडी का रहने वाला हूं। मेरे पास 12 बीघा जमीन थी, जिसमें 2 बीघे में खेती करता था और 10 बीघा जमीन मेरी घास की जमीन थी, घासड़ी। उसमें मैंने पीएम कुसुम योजना के तहत 500 किलोवाट का सोलर का प्रोजेक्ट लगाया है। मोदी जी, इसको लगाने में मैंने 2.5 करोड़ का खर्चा किया। 2 करोड़ मैंने बैंक से लोन लिया, 10 करोड़ की आपके विभाग द्वारा मेरे को सब्सिडी मिली, पेमेंट भी दे रहा हूं और उनकी पेमेंट भी दे रहा हूं, 2 लाख रुपए किस्त भी दे रहा हूं और 40 से 50 हजार रुपया इस योजना से मैं भी कमा रहा हूं अपनी जेब के लिए। और कुसुम योजना में जी सर, सरकार ने भी आपको मदद की, जैसा आपने बताया बैंक ने भी मदद की।
और इसके कारण अगल बगल के लोग क्या आपके यहाँ आकर के ये प्रोजेक्ट को जानना समझने का काम कर रहे हैं क्या? और भी किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं क्या? मेरी डिस्ट्रिक्ट में मेरे पास कम से कम हजारों आदमी उसको देखने के लिए आए और इस वर्ष कम से कम 20-25 आदमी ने इसके लिए आवेदन भी किया है। इतना बड़ा आपने एक तो प्रगतिशील काम किया, सोलर पंप कुसुम योजना का लाभ लिया, बिजली भी बचाई, आपके जीवन में क्या बदलाव है इसके बाद? सर मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता था, आज मेरे पास मेरे बच्चे अच्छी एजुकेशन भी कर रहे हैं और मेरा मान सम्मान भी गांव में भी और इलाके में भी बढ़ रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय जयराम जी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये योजना लोगों के घर घर तक, द्वार द्वार तक पहुंचाई। अच्छा अनुराग जी, आपको ये कुसुम योजना के सिवाय भी तो और की योजना के लाभ मिलते होंगे? जी सर, सभी योजना के लाभ मिलते हैं। ये 2000 रुपया जो हम भेजते हैं किसानों को, वो मिल रहे हैं? जी सर, हमारे खाते में आ रहे हैं। अच्छा अनुराग जी, ये जानकर बहुत संतोष हुआ कि इस योजना से जुड़ने के बाद आपने अपने साथ साथ गांव के लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर बनाए। जी मैं मानता हूँ बड़ा सराहनीय काम किया है। आप हिमाचल विद्युत बोर्ड को बिजली देकर हिमाचल के दूसरे गांवों का भी एक प्रकार से बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बिजली उनको जिंदगी रोशन कर रहे हैं। आपकी सफलता बहुत प्रेरक है। तो विशाखापट्टनम में श्री काबू क्रांति कुमार मौजूद है सर, जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना से लाभान्वित हुए हैं। श्री काबू क्रांति कुमार। क्रांतिकारों नमस्कार। नमस्कार सर। तो क्रांतिकारों अपने बारे में जरा बताइए। క్రాంతి గారు మీ గురించి మీరేంటంటే కొంచెం చెప్పండి. నా పేరు కాగి క్రాంతి కుమార్, మాది మారుమూల గ్రామం, గిరిజనామ ప్రాంతమైన రత్నగిరి కాలనీ। गोरखपुर पहुंचे पुलिस महानिरीक्षक पर महानिरीक्षक कारागार प्रशासन आनंद कुमार ने जिला कारागार स्थित पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शहीद स्थल पर पहुंच अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित किया। वहीं जेल परिसर का संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर साफ सफाई, पार्कों के रख रखाव आदि को सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया। साफ सफाई वगैरह करता है, एक आदमी केवल रहता है। तो सहारा वाला किस लिहाज से हमको दिया गया है? एनजीओ के माध्यम से कर रहे हैं। एनजीओ के माध्यम से बहुत पहले साल 2012 से वो कर रहे हैं। आप वो करें। वो 2018 आप इसके लिए बजट हमसे भी ले लो सर। आप इसमें मांगिए अलग से, कोई दिक्कत नहीं। टूरिज्म विभाग दे रहा था, हम आपको दें सर। तो धरोहर है भाई, मेंटेनेंस तो सर हम ही लोग करना, वो लोग थोड़े बात है सर। उनका इंटरेस्ट हो जाए ना, हमारा इंटरेस्ट है। आप मांगिए सर, एकदम नहीं, एकदम चमका दीजिए। अगली बार आओ तो अंदर का एकदम एक चमकता हुआ दिखेगा। बिल्कुल। साइबर अपराध को लेकर जहां साइबर टीम लगातार लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है, वहीं साइबर ठग नए तरीके से साइबर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पर शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले व्यक्ति को साइबर ठगों ने अपना शिकार बनाने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर साइबर सेल उप निरीक्षक उपेंद्र सिंह ने साइबर ठगों से बचाव के उपाय बताए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रलोभन में ना पड़े और पूरी सूझबूझ के साथ ही शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए साइबर सेल के उप निरीक्षक उपेंद्र सिंह ने बताया। क्षेत्र के एक नए तरीके का अपराध सामने आया है। जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और कई सालों से पैसा लगा रहे हैं, उनको किसी अनजान व्यक्ति द्वारा कॉल किया जाता है और अपने आप को फाइनेंशियल एडवाइजर बताया जाता है
और कुछ शेयर के टिप्स दिए जाते हैं, जिसके एवज में कुछ सर्टेन अमाउंट का फ़ायदा होता है। और कुछ जैसे ही आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने का प्लान करते हैं और उनको जब ट्रस्ट बिल्डअप होता है तो वो आपके स्टॉक मार्केट का लॉगिन पासवर्ड वगैरह लेते हैं। जैसे आप जिस प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल एंजल ब्रोकिंग हो गया, ग्रो ऐप हो गया, या फिर अब स्टॉक है, इतने सारे जो मार्केट में प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड लेकर आपकी जो पोर्टफोलियो में जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है वो सारे अमाउंट को वो लोग अब धोखे से कहीं गलत तरीके से इन्वेस्ट करके सारा पोर्टफोलियो आपको जीरो कर देते हैं। तो इस तरह का नया अपराध सामने आया है, जिसको और ये कई पूरे ऑल ओवर इंडिया में बड़े लेवल पर चला जा रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं कि आपके डीमेट अकाउंट में डाटा डाला जा रहा है। तो अगर आपको ऐसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको कॉल करके फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना चाहता है तो आप उसको इजीली भरोसा ना करें, पहले उसकी पूरी जानकारी पुख्ता कर लें, तभी आप। जनपद में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित से संचालित करने व स्कूली वाहनों द्वारा मानकों का पालन किए जाने को लेकर पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह ने विभिन्न स्कूलों के वाहन चेकिंग की, जिसमें मानक से अधिक बच्चों को बिठाए जाने व बच्चों की सुरक्षा को लेकर उचित उपाय न किए जाने वाले स्कूली वाहनों को सख्त हिदायत देकर मानकों को 100% पूरा किए जाने का निर्देश दिया गया। वहीं अभिभावकों से यह भी अपील की गई कि स्कूली वाहनों के ड्राइवर की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही बच्चों को उनके साथ भेजें, जिससे किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह ने बताया। कारमल स्कूल से बच्चों को वापस ले जाते हुए कुछ ऑटो भी पकड़े थे, जिनमें बच्चे निर्धारित संख्या से ज़्यादा बैठे हुए थे। इसके अतिरिक्त बहुत ही ख़राब तरीके से ड्राइविंग कर रहा था। मेरी आंखों के सामने वो दुर्घटनाग्रस्त होते होते बचा। इस बारे में मैंने बच्चों से बात करके बच्चों के पेरेंट्स को बताया कि पहले आप चेक कर लें कि जो ड्राइवर ले जा रहा है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है अथवा नहीं है, उसकी गाड़ी रजिस्टर्ड है अथवा नहीं है, और सुनिश्चित करें कि उसका चरित्र और आचरण अच्छा हो, उसकी जानकारी कर लें। पुलिस उसका वेरिफिकेशन कर देगी और स्वयं संतुष्ट हो लें। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र ये बहुत ज़रूरी कार्रवाई है। इसमें अभिभावकों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने से पहले वाहन और वाहन चालक के बारे में भली-भांति जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय है, जिसमें गार्जियन भी एक पार्ट है और विद्यालय प्रबंधन को भी इसको देखना चाहिए। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। भारतीय रेलवे मजदूर संघ मध्य क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन डेयरी कॉलोनी स्थित सामुदायिक भवन में पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ द्वारा आयोजित किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार द्वारा रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों को प्राइवेट व निजीकरण किए जाने के विरोध में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने इस निर्णय का विरोध करते हुए आगामी 17 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 लाख से अधिक रेलकर्मी धरना प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे। अखिल भारतीय और हम लोग मार्गदर्शक सचेतक सब कुछ कह लीजिए श्रीमान डी.के. चक्रवर्ती जी इस बीच में उपस्थित हैं। पवित्र स्थान पर भारतीय रेलवे मजदूर संघ का यह क्षेत्रीय की ओर से आप सभी को
धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। और जो होस्ट है वो होस्ट ने भी यहाँ पर जो अरेंजमेंट की है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए भारतीय रेलवे मजदूर संघ महामंत्री मंगेश देशपांडे ने बताया, भारतीय रेलवे मजदूर संघ की ओर से हम लोगों ने जो हमारे 17 जोन और 6 प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं, इनको अलग अलग विभागों में बंटवारा कर यहाँ पर आज 6 यूनिट्स के लोग यहाँ पर आए हैं। और भारतीय रेलवे मजदूर संघ ने और भारतीय रेलवे मजदूर संघ जिससे जुड़ा है तो भारतीय मजदूर संघ ने इस प्रकार का निर्णय लिया है कि आने वाले 17 नवंबर के अंदर में भारत सरकार अगर पब्लिक सेक्टर के अंदर में जो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो निगमीकरण हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, उसको अगर नहीं रोक करेंगी तो भारतीय रेलवे मजदूर संघ पब्लिक सेक्टर के माध्यम से 17 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 लाख से ज़्यादा लोगों का वहाँ पर मोर्चा धरना देंगे। यह मेन मकसद के लिए हम लोग यहाँ है। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर में तुरंत आप इस प्राइवेटाइजेशन को रोकिए, अन्यथा भारतीय रेलवे मजदूर संघ घोर ऐसा आंदोलनात्मक कार्य करेगा। जनपद में ई रिक्शा संचालन को लेकर लगातार उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर ई रिक्शा रूटों का निर्धारित कर कलर कोडिंग व रूट नंबर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही मानक के अनुसार ही ई रिक्शा ड्राइवरों द्वारा सवारियों को बैठाया जाए, जिससे सवारियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह ने बताया, ई रिक्शा चालकों के लिए आरटीओ महोदया से मैंने अनुरोध किया है कि इनका रूट शीघ्र निर्धारित कर दें ताकि ये अपने अपने रूट्स पे चलें और इन पे कलर कोडिंग की और रूट नंबर डालने की योजना आरटीओ महोदया से मिलकर बनाई जाएगी ताकि ये लोग अपने निर्धारित रूट पे चलें और निर्धारित मात्रा में ही सवारी बैठाएं। सर, ज़्यादातर ई रिक्शा वाहन बच्चों को ले जाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे में भी उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बच्चों को लाने और ले जाने की कार्रवाई कर सकते हैं, बशर्ते वो अपने कागज दुरुस्त रखें, अपना DL दुरुस्त रखें और निर्धारित संख्या में बच्चे बिठाएं और बच्चों की सुरक्षा के पूरे इंतजाम रखें। लंबे आंख मिचौले के बाद आखिरकार शनिवार को काले बादलों ने जमकर वर्षा की, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी और तपिश से थोड़ी बहुत राहत मिली। मानसून की देरी और मौसम परिवर्तन की वजह से लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को थोड़ी बहुत बारिश से ही राहत महसूस हुई। अभी भी किसान मूसलाधार बारिश की राह देख रहे हैं। बारिश न होने से फसलों को खासा नुकसान हो रहा है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन के जरिए किया शुभारंभ। गोरखपुर में स्थानीय जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। पुलिस महानिदेशक व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन आनंद कुमार ने जिला कारागार स्थित पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के शहीद स्थल पर माल्यार्पण कर किया नमन। शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले हो जाए सावधान, साइबर ठग तरह तरह के प्रलोभन से बना रहे हैं अपना शिकार। पुलिस अधीक्षक यातायात की अभिभावकों से अपील, कहा स्कूली वाहन चालकों की पूरी तरह करें जांच पड़ताल। निजीकरण के विरुद्ध में भारतीय रेलवे मजदूर संघ द्वारा मध्य क्षेत्र सम्मेलन का किया गया आयोजन। पुलिस अधीक्षक यातायात ने दी जानकारी, कहा जल्दी ही रिक्शा की रूटों का निर्धारण, कलर कोटिंग व रूट नंबर किए जाएंगे जारी। और लंबे अंतराल के बाद हुई बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी और तपिश से दी राहत। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। साईं प्रणाम।